n से डिनोट करते हैं और एजीमिथल क्वांटम नंबर को हम l से डिनोट करते हैं। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अच्छा बच्चों, एक और बात जो बड़े काम की थी वो क्या थी कि जो l की वैल्यू होती है, l की जो वैल्यू होती है डिफरेंट सबसेल के लिए अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो सबसेल है वो s है, p है, d है और f है, ठीक है। और उनके लिए जो l की वैल्यू है ये इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में। आज देखो हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। एजीमिथल क्वांटम नंबर जो होता है मतलब कि l, वो यूज किया जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डिटर्मिनेशन में। बच्चों देखो, बोहर मॉडल जो था, बोहर मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था। बोहर ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उनमें रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है। ये बात बताई थी बोहर ने। बोहर ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन केवल उसमें घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr nh अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। ये बात बताई थी बोहर ने, ठीक है ना। ये पढ़ा था हमने बड़े अच्छे से। लेकिन बच्चों बोहर का मॉडल तो सभी एलिमेंट्स के ऊपर वैलिड नहीं होता, वो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों बोहर का जो मॉडल था वो कहीं ना कहीं उस पर लिमिटेशन लगी थी। उसके बाद जो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था, जो क्वांटम नंबर जिसके अंदर आते हैं बच्चों, इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो उस सबसेल में है, उस सबसेल में मौजूद है जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, जिसका L होगा L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट H अपॉन 2 पाई, इसके बराबर होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसके अलावा किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। ये बताया था क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में मौजूद होगा जिसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होगा। बच्चों यहाँ L जो है वो एजीमिथल क्वांटम नंबर है। तो मैं अभी यहाँ जो तुम्हें काम की बात बता रहा हूं ना बच्चों, वो देखो क्या है, वो मैं लिखता हूं काम की बात कि जो हमारा एजीमिथल क्वांटम नंबर है, एजीमिथल क्वांटम नंबर is used to determine orbital angular momentum। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है? जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है? L इंटू L प्लस 1 का अंडर रूट और H अपॉन 2 पाई, इसके बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्वेश्चन है ना बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब तुम्हें एक और बात बताता हूं, यहां कई बार तुम्हें ये H है ना, H की जगह H डैश मिलेगा, H डैश मिलेगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। अगर ये H डैश लिखा हुआ था तो H डैश की वैल्यू होती है H अपॉन 2 पाई के बराबर। H डैश किसके बराबर होता है? H अपॉन 2 पाई के बराबर। इसका मतलब L का जो फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, हम ये भी कह सकते हैं L इंटू L प्लस 1 का अंडर रूट और यहां H डैश, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं सबसेल की बात करता हूं तो सबसेल हमारे पास है S है, P है, D है और F है। के लिए अगर मैं L की वैल्यू की बात करूं तो L की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और ये 3 है। इनके लिए अगर मैं कैपिटल L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो बच्चों कैपिटल L की वैल्यू कैसे निकालूंगा? S के लिए स्मॉल l की वैल्यू क्या हो गई? 0, 0 यहां पुट किया तो 0 इंटू 0 प्लस 1 क्या आ गया हमारे पास? क्या आया बच्चों यहां से हमारे पास? यहां से हमारे पास आ गया
एच स्लैश, एच स्लैश आ गया केवल ओवरऑल हमारे पास, क्योंकि जीरो से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 इंटू 0 प्लस 1, सॉरी एच स्लैश नहीं, केवल जीरो आ गया हमारे पास यहां पे, 0 इंटू 0 प्लस 1 और ये भी इंटू में है, तो ओवरऑल हमारे पास सारी क्वांटिटी कितनी हो गई है 0। अब इसके बाद पी के लिए निकालते हैं बच्चों। पी के लिए वैल्यू 1 हमने यहां पे रखी, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, यहां 1 प्लस 1 हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये टोटल 2 आ गया, 2 का अंडर रूट है और बाहर क्या है एच स्लैश, तो ओवरऑल ये आ गया 2 और ये एच स्लैश। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों डी के लिए। यहां 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, अंडर रूट 6 और ये एच स्लैश, सही है। इसके बाद 3 पुट किया, 3 इंटू 3 प्लस 1, अंडर रूट 12 हो गया ना, 3 इंटू 3 प्लस 1 ये 4 हो गया, 3 तो अंडर रूट 12 और ये एच स्लैश, सही बात है। इसी को इस एच स्लैश की जगह में h अपॉन 2 पाई भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 2 और ये h अपॉन 2 पाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट 6 h अपॉन 2 पाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 12 h इंटू 2 पाई, ऐसे भी लिख सकता हूं। सोल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्या वैल्यू आती है वो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक बच्चों। अब सुनो जरा ध्यान से, जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं बच्चों तो ये आएगा, देखो ये अंडर रूट 2 है, नीचे 2 है, तो ये आएगा h अपॉन अंडर रूट 2 पाई। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं बच्चों तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और h अपॉन पाई। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2 बाहर आ गया, ये आ गया अंडर रूट 3h अपॉन पाई, ये ऐसे आ जाएगा। और चेक कर लेना तुम, अगर इन वैल्यू में कोई करेक्शन हो वो देख लेना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गया। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। एजीमिथल क्वांटम नंबर बच्चों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े काम का फॉर्मूला है। डिफरेंट सबसेल के लिए हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी ऑप्शन तुम देखो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे h है या h स्लैश है, ये जो ऊपर स्लैश लगा हुआ है ये दिया हुआ है, ये चेक कर लेना तुमने। अगर h स्लैश दिया हुआ है तो h स्लैश बराबर होता है h अपॉन 2 पाई, और अगर h दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। क्लियर है, समझ में आ गई ये बात, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ तक बच्चों। अब हम चलते हैं थर्ड क्वांटम नंबर के ऊपर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा क्वांटम नंबर है बच्चों वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड जो क्वांटम नंबर है बच्चों वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अब तुम्हें बता देता हूं मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया, उसने हमें सेल के बारे में बताया। उसके बाद अगला आया एजीमिथल क्वांटम नंबर, उसने हमें सब सेल के बारे में बताया। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट आया वो आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो मैं यहां लिख देता हूं दिस क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर मैं बात करूं इसको डिनोट किससे करते हैं तो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय m, हालांकि कई बार ml भी लिख देते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम ml से डिनोट करते हैं, l नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो अगली बात। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि m की जो वैल्यू है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे n की वैल्यू हमने निकाली थी, l की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही m की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। तो बच्चों m की जो वैल्यू होती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ l, ईच वैल्यू ऑफ l, l की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं लास्ट वाले क्वांटम नंबर में। ईच वैल्यू ऑफ l, ml हैव -L2 + L वैल्यूज। समझ में आई है ये बात बच्चों।
L की कोई भी वैल्यू हो, मान लिया L की वैल्यू 1 है, तो जो ml की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, वो -L से लेके +L तक होगी। अब मैं कह रहा हूं मान लो, अपनी तरफ से मान लो कि L की वैल्यू 1 है, तो ml की वैल्यू कितनी होगी, -L से +L, इसका मतलब -1 के बाद क्या आएगा 0 और उसके बाद +1, ये 3 वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, यहां तक की बात। अब सुनो जरा तुम ध्यान से, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं सबसेल ले लेता हूं बच्चों, ये मैंने सबसेल ले लिया, ये मैंने एक सबसेल ले लिया। सबसेल कौन सा लिया मैंने, ये S, और ये हमारे पास P, ये हमारे पास D, और ये हमारे पास F। सही बात है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पे मैंने लिख लिया वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू, L की क्या वैल्यू है, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, ये लास्ट क्वांटम नंबर में हम पढ़ चुके हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूं ml की वैल्यू क्या होगी। S सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कौन बताएगा, L बताएगा, -L से लेके +L तक। अब 0 है, -0 से +0, तो बच्चों एक ही वैल्यू होती है 0 बस। ठीक है, 1 है तो -1 से +1 तक जाना है हमें, तो -1 के बाद 0 आएगा, फिर +1 आएगा। ठीक है, इसके बाद D के लिए L 2 है, तो हमें -2 से +2 तक जाना है, तो बच्चों -2 के बाद -1, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा, है कि नहीं। इसके बाद F के लिए 3, मतलब हमें -3 से +3 पे जाना है, तो बच्चों -3 के बाद -2, -1, और उसके बाद 0, +1, +2 और +3। अब देखो यहां पे S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं यहां लिख देता हूं S के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, वो हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। इसका मतलब ये हुआ S सबसेल के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होता है। ये बात क्लियर है। देखो अगर S सबसेल की बात करूं तो S सबसेल के अंदर देखो बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की केवल एक वैल्यू होती है, और वो क्या है, 0। तो मैं कहूंगा S के अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा। P की अगर मैं बात करूं, P सबसेल के P सबसेल की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों P सबसेल के अंदर देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यू होती है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे। मैं ये कैसे कह पा रहा हूं कि ऑर्बिटल 3 होंगे, बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितनी वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, उतने ही ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे। अब देखो यहां पे डी सबसेल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों डी सबसेल के लिए एल की वैल्यू ये है हमारे पास, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ये कितनी वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल होंगे। समझ में आ रही है बात। अगर मैं एफ सबसेल की बात करूं तो बच्चों एफ सबसेल की 7 वैल्यू होती है, तो 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू तो 7 ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात। अब ये जो चीजें हैं, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमने ऑर्बिटल की संख्या निकाली है बच्चों, ये तो एजीमिथल क्वांटम नंबर ने भी हमें बता दी थी। एजीमिथल क्वांटम नंबर मतलब कि एल की वैल्यू का यूज करके हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल चुके हैं पहले ही बच्चों। नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो हमने एजीमिथल क्वांटम नंबर का यूज करके निकाला था, 12 + 1 होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं S की बात करूं, P की बात करूं, D की बात करूं, F की बात करूं, इसके लिए L की वैल्यू, ये हमारा सबसेल है, ये हमारा L की वैल्यू हो गई 0 1 2 और ये 3। तो बच्चों अगर मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो 0 वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो 0 × 2 + 1, तो कितनी आएगी ऑर्बिटल की संख्या, 1 आएगी। इसके लिए कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसके लिए कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसके लिए कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इस फॉर्मूला में पुट करके हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। हम सीख चुके हैं एजीमिथल क्वांटम नंबर के अंदर भी ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया था। तो देखो ये वाली जो संख्या है, ये देखो अब सेम आ गई 1 3 5 7। लेकिन अब हमें और ज्यादा डिटेल मिल रही है कि वो जो एक ऑर्बिटल होगा, उस एक ऑर्बिटल के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 0 होगी। जो ये 3 p सबसेल के अंदर जो ये 3 ऑर्बिटल है, एक के लिए -1, एक के लिए 0, एक के लिए +1 होगी। अब हमारे सामने ये जो बात आ रही है वो क्या आ रही है कि बच्चों ये जो 3 ऑर्बिटल है,
पी सब सेल के अंदर जो ये तीन ऑर्बिटल है, तीनों देखो अलग अलग है, तीनों अलग अलग ऑर्बिटल है, क्योंकि एक के लिए तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, एक के लिए 0 है, एक के लिए +1 है, तो वो जो तीन ऑर्बिटल है वो अलग अलग है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि वो जो तीन अलग अलग ऑर्बिटल है उनको हम किससे डिनोट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल के लिए -1 है, कौन से के लिए 0 है, कौन से के लिए +1 है। अब देखो अगली जो बात बता रहा हूं मैं तुम्हें वो बड़े काम की है, वो देखो क्या है। यहां लिखता हूं बच्चों में, यहां लिखता हूं मैं सब सेल एस सब सेल के लिए बच्चों L की वैल्यू 0 होती है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और M की जो वैल्यू होती है, ML की वैल्यू है वो 0 ही होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है 0। तो एक ही वैल्यू होती है, S सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है और उसको S से ही डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? S से। अब इसके बाद आता है P की अगर मैं बात करूं तो L की एक वैल्यू होती है। अगर M की वैल्यू की बात करूं तो L की तीन वैल्यू होगी, एक -1, एक 0 और एक +1। बच्चों अगर मैं इन तीन वैल्यू पे तीन ऑर्बिटल देखता हूं तो वो तीन ऑर्बिटल हम किससे डिनोट करते हैं? -1 वाले को डिनोट करते हैं py से, 0 को डिनोट करते हैं px से और +1 वाले को डिनोट करते हैं pz से। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक क्लियर है? सीधी सीधी बात थी। इसको -1 वाले को py से, 0 px और +1 वाले को pz से। ठीक है, यहां तक की बात। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला आता है हमारे पास डी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो डी के लिए L की वैल्यू 2 होती, तो यहां क्या आया? -2, -1, 0, +1 और +2। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अगर मैं बात करूं -2 किसके लिए होती है तो बच्चों -2 होती है dxz के लिए। ठीक है, अच्छा, -1 होती है dz² के लिए, 0 होती है बच्चों dxy के लिए, +1 होती है dyz के लिए और +2 होती है dx² - y² के लिए। बच्चों ये डी सब सेल के ये 5 ऑर्बिटल है और इन पांचों ऑर्बिटल को कैसे डिनोट करते हैं ये हमें अब याद रखना है। पी के 3 ऑर्बिटल जो होते हैं, पी के जो 3 होते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं ये हमें ध्यान रखना है। डी के जो 5 होते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं ये हमें ध्यान रखना है। और इनके लिए कौन से डी ऑर्बिटल के लिए m की क्या वैल्यू होगी ये भी हमें याद रखना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, सीधे सीधे सारी चीजें मैंने बता दी तुम्हें। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। बच्चों अगले क्वांटम नंबर के ऊपर आते हैं हम। अगला जो क्वांटम नंबर है देखना जरा क्या है वो। बच्चों नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास नंबर 4 क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है ध्यान से सुनना जरा तुम बच्चों। ये हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, अब ये कोई सेल है, उस सेल के अंदर कोई ना कोई सब सेल होगा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होगा। और बच्चों मैंने तुम्हें बताया था एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवॉल्व करता ही है, अपने एक्सिस के तरफ भी रोटेट करता है। और अपने एक्सिस पे इसका रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे या ऐसे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर।
अब बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, यहां ध्यान रखना तुम। एक ऑर्बिटल जो होता है, एक ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल के बारे में मैंने पहले भी तुम्हें बताया है। मैंने शुरुआत में जब क्वांटम नंबर शुरू किया था तो मैंने ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में बताया था। मैंने ये कहा था जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वो ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बच्चों एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका जो स्पिनिंग मोशन होता है, स्पिनिंग मोशन मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट करना, वो स्पिनिंग मोशन बोला जाता है। उनका जो स्पिनिंग मोशन होता है बच्चों वो हमेशा अपोजिट होता है। एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये बात हमेशा तुम्हें याद रखनी है। यानी कि मान लो बच्चों एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो स्पिनिंग मोशन है वो तो क्लॉकवाइज मिलेगा, वो तो क्लॉकवाइज मिलेगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई हर एलिमेंट का ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ होता है। मैक्सिमम संख्या एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम 1 या 0 भी तो हो सकते हैं। अब मान लो किसी ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? तो बच्चों अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमेशा क्लॉकवाइज होगा। और अगर वहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। और हम पहचानेंगे कैसे बच्चों? क्लॉकवाइज वाले के लिए जो S है, स्पिन क्वांटम नंबर को S से डिनोट करते हैं। S जो होगा वो +1/2 होगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए S -1/2 होगा। मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए बता दी। क्या कि अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। अब देखो मैं इसके बारे में तुम्हें नोट कराता हूं। देखो क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन about spinning motion of electron। इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन के बारे में बताता है, ठीक है। फॉर क्लॉकवाइज मैं लिख देता हूं एक और बात यहां, इट इज डिनोटेड बाय S से डिनोट करते हैं। फॉर क्लॉकवाइज स्पिनिंग, अगर स्पिनिंग क्लॉकवाइज है तो जो S होगा बच्चों वो +1/2 होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग जो S है वो -1/2 होगा, ठीक है। बच्चों ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है हमारी मदद करता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम डिटरमिनेशन करने के लिए। तो मैं यहां एक और बात लिख देता हूं, दिस क्वांटम नंबर हेल्प टू डिटरमाइन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है S × S+1 का √h/2π। वही है सेम, वहां L × L+1 h/2π था, यहां क्या आ गया S। और S क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। और बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो बच्चों हमने चारों क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया। पहला क्वांटम नंबर n हमें किसके बारे में बताता है? सेल के बारे में बताता है। L हमें किसके बारे में बताता है? सब सेल के अंदर बताता है। M हमें किसके बारे में बताता है? M हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। और लास्ट का जो S है वो किसके बारे में बताता है? वो स्पिनिंग के बारे में बताता है। अब बच्चों मैं तुम्हें कंप्लीट रिजल्ट बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है कि वो कहां पे है और क्या उसकी पोजीशन है इस टाइम पे,
तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, उसका सेल पता कर लिया। अब सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल कौन कौन से हो सकते हैं, एस पी डी एफ। अब अगला क्वांटम नंबर हमें सब सेल की जानकारी दे देगा कि इलेक्ट्रॉन इस सब सेल के अंदर मौजूद है। अब बच्चों सब सेल के अंदर ऑर्बिटल भी होते हैं, जैसे पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5 होते हैं, एफ के अंदर 7 होते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बताएगा। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए यूज किया जाता है। एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमता है हमेशा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो बच्चों हम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए हैं, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से समझना उसको। क्वेश्चन क्या है, determine orbital for following क्वांटम नंबर। हमें कुछ क्वांटम नंबर का कॉम्बिनेशन दे रहा हूं मैं, उन क्वांटम नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें ऑर्बिटल पता करना है। मैं यहां लिख देता हूं क्वांटम नंबर कॉम्बिनेशन। क्वांटम नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें ऑर्बिटल बताना है कि ऑर्बिटल कौन सा है। अब मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं तुम्हें, एक तो ये दे रहा हूं n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू +2 है। ठीक है, हमें इसके लिए क्या बताना है, हमें इसके लिए ऑर्बिटल बताना है कि ऑर्बिटल कौन सा होगा। इसके बाद बच्चों आता है नंबर 2, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 0 है। इसके बाद थर्ड आता है बच्चों, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है। हमें इसके लिए बताना है। तो बच्चों डिटरमाइन करते हैं ऑर्बिटल। सबसे पहले तो हमारा पहले वाले का आंसर क्या आएगा बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला n हमें किसके बारे में बताता है, n हमें बताता है सेल के बारे में। बच्चों सेल जो है तुम सबसे पहले लिख देना कि 4th सेल है। कौन सा सेल है, 4th। उसके बाद आता है l। l हमें किसके बारे में बताता है, l हमें बताता है बच्चों सब सेल के बारे में। अब हमें पता है l की जो वैल्यू है 0 1 2 3 हो सकती है, ये s के लिए, ये p के लिए, d के लिए, f के लिए। अब मुझे ये बताओ l की वैल्यू 2 है तो कौन सा सब सेल होगा, d। तो बच्चों हमें सेल पता चला, उस सेल के अंदर सब सेल कौन सा है, d। पता चल गया ये। लेकिन बच्चों d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और d के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, dxy होता है, dz² होता है, dxz होता है, dz² होता है और ये dxy होता है, dyz होता है, dx² -y² होता है। इसके लिए -2, इसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1 और इसके लिए +2 वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू दी हुई है +2। +2 का मतलब ये वाला ऑर्बिटल है। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने सेल पता किया, सेल के बाद ये सब सेल हो गया और इस सब सेल का कौन सा ऑर्बिटल होगा, x² - y²। तो मैं ये कह दूंगा बच्चों पहले वाले कॉम्बिनेशन का जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा, 4dx² - y²। सही बात है। अब आते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा हमारे पास देखो क्या है, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, तो बच्चों तीसरा सेल हो गया। l की वैल्यू 1, l की वैल्यू जो 1 होती है वो किसके लिए होती है, p के लिए होती है। तो बच्चों ये p हो गया। अब p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। बच्चों जो 0 वैल्यू है, अभी चेक करना पीछे मैं लिखवा के आया हूं, 0 वैल्यू होती है px के लिए। तो बच्चों इसके लिए सेकंड वाले के लिए जो ऑर्बिटल आया वो कौन सा आ गया, 3px। अब आते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू 0 है। n की वैल्यू 2, अगर n की वैल्यू 2 है बच्चों तो दूसरा सेल चल रहा है, ठीक है।
और उसके बाद L की वैल्यू 0 होती है S के लिए, और S के अंदर बच्चों एक ही ऑर्बिटल होता है, हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। देखो इसके लिए 0, ये भी 0, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि S में बस एक ही ऑर्बिटल होता है। तो अब ये क्या हो गया, 2s हो गया। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं जो आजकल पूछा जाता है। देखो किस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो determine total number of electron possible for following quantum number कॉम्बिनेशन। पहला है उसमें n की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू दी हुई है 0 और s की वैल्यू ±1/2 दी हुई है। मतलब +1/2 भी दी हुई है और -1/2 भी दी हुई है। नेक्स्ट नंबर 2, n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 और 1 है, और s की वैल्यू +1/2 है केवल। s की वैल्यू कितनी है, +1/2। इसके बाद आता है भाई नंबर 3। नंबर 3 जो है वो देखो क्या है। नंबर 3 है n की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 0 है, आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ। बच्चों इनके लिए हमें टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने। अब सबसे पहले वाले कॉम्बिनेशन के लिए निकालते हैं, ध्यान से समझना। बच्चों n की वैल्यू 4, चौथा सेल हो गया। L की वैल्यू 2, D सब सेल हो गया। m की वैल्यू 0 होती है dxy के लिए, तो 4dxy ये हमारा ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक के लिए स्पिन +1/2 होगी, दूसरे के लिए -1/2 होगी, और उसने ये कहा हुआ है हमें कि s की वैल्यू +1/2 भी लेनी है हमने और -1/2 भी लेनी है। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमें लेने हैं। तो बच्चों इस पहले कॉम्बिनेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आई बात, क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं दूसरे वाले के ऊपर चलूं तो देखो दूसरे वाला क्या है हमारे पास। दूसरे वाले की अगर मैं बात कर रहा हूं, n की वैल्यू 3 हो गई, L की वैल्यू 1 हो गई, 1 का मतलब P। अब कह रहा है m0 भी है और 1 भी है, m0 भी है 1 भी है। अब बच्चों m0 P के लिए जो m0 है वो px के लिए होता है, इसका मतलब 3px मौजूद होगा वहां, और +1 भी है, +1 होता है z के लिए, तो 3pz भी है वहां। सही बात है यहां तक। अब सुनो जरा तुम ध्यान से। अब बच्चों ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है। इस केस में 2 ऑर्बिटल पॉसिबल है, एक ये वाला एक ये वाला, तो दोनों मैंने डिनोट कर दिए हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक के लिए +1/2, एक के लिए -1/2, एक के लिए +1/2, एक के लिए -1/2। अब वो क्या कह रहा है, हमें केवल +1/2 वाले लेने हैं। इसका मतलब हमें ये लेना, ये लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिलेगा हमें, एक यहां से मिलेगा, तो टोटल यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे। समझ में आ रही है बात। सेकंड वाले में भी कितने आए, सेकंड वाले में भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले। क्लियर है। अब सुनो आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है बच्चों। थर्ड जो है, थर्ड का आंसर देखना। n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 का मतलब दूसरा हमारा सेल हो गया। L की वैल्यू 0, तो s। आगे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बच्चों आगे अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम सीधा कहेंगे s के
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के लिए s1/2, एक के लिए -1/2, और हमें ये कह ही नहीं रखा कि s की कौन सी वैल्यू वाला लेना है। इसका मतलब जो भी s की वैल्यू है सारे लेने हैं हमने। तो बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ले लिए, तो ओवरऑल हमारे पास यहां भी कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2 इलेक्ट्रॉन मिले। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक बड़े आराम से सारी चीजें हमने बता दी है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के अंदर, जो भी तुम्हारे पास बुक है वो करके देखने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे आएंगे तुम्हें करने में। थैंक यू।